नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और सबसे पहले आज बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की, जहां पर हाहाकार मचा है और सवाल उठ रहा है कि आखिर बलौदा बाजार अचानक क्यों सुलग उठा। उपद्रवियों ने यहां पर जमकर उत्पात मचा दिया और सरकारी संपत्ति को भी यहां पर ताबड़तोड़ नुकसान पहुंचाया गया। विरोध की आग में क्या सरकारी दफ्तर, क्या निजी संपत्ति, सब कुछ झुलसते हुए देखे गए। ये बवाल क्यों हुआ, भीड़ ने क्यों उत्पात मचाया और अभी बलौदा बाजार का क्या सूरत हाल है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसा भड़की है। कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में आगजनी हुई। उपद्रवियों ने गाड़ियां फूंक दी, पत्थर बरसाए गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हुई है। झड़प में 15 से 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है बलौदा बाजार की जिला कलेक्ट्रेट की। जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस यहाँ पर साथ ही में है और बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंच गई। देखते ही देखते तोड़फोड़ मच गई, वहां पर गाड़ियों को आग लगाई गई और जो कलेक्ट्रेट है उस पे भी पत्थरबाजी की गई। तो ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये हालात बलौदा बाजार में क्यों बिगड़े और प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके की हिंसात्मक रवैया अपनाया है, आखिर ये स्थितियां क्यों बनी। क्या इंटेलिजेंस फेल हुआ या फिर कोई और वजह थी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सतनामी समाज का जो धार्मिक प्रतीक है उस पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया था और सतनामी समाज लगातार इस बात की नाराजगी जाहिर कर रहा था कि जिला पुलिस की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। उच्च स्तरीय जांच की मांग सतनामी समाज की तरफ से की गई थी और जैसे जैसे इस पूरे मामले में देरी होती चली गई, लोगों का गुस्सा जो था वो बढ़ता चला गया और कल शाम 5 बजे के आसपास ये उपद्रव देखने को मिला, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। हिंसा के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। आसपास के जिलों से भी फोर्स को बुलाया गया है। कई बटालियन के जवानों की तैनाती की गई है। बलौदा बाजार के चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर इस वक्त रखी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि हालात बिगड़ने का इंतजार आखिर बलौदा बाजार में क्यों किया गया। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर धार्मिक आधार पर इस तरीके की हिंसा की खबरें नहीं आती थी, लेकिन वो स्थिति बनी है। हिंसा के बाद अब जिले में धारा 144 लागू की गई है और आसपास के भी जिलों से बड़ी संख्या में फोर्स को बुलाया गया है। बलौदा बाजार में प्रदर्शनकारियों ने एसपी ऑफिस को भी निशाना बनाया। देखिए संवाददाता जेपी त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, ये एसपी दफ्तर का नज़ारा है। ये देख सकते हैं कि ये एसपी दफ्तर है और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह एसपी दफ्तर और डीएम दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है और तस्वीरें यहाँ पर काफ़ी वो है। प्रदर्शनकारी जो है प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुँचे। कलेक्ट्रेट परिसर पहुँचने के बाद वो प्रदर्शनकारी जो है बिल्डिंग में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद प्रदर्शनकारी जो है सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले किया और इस तरह से देख सकते हैं प्रदर्शनकारी जो है एसपी दफ्तर और कलेक्टर दफ्तर के अंदर पहुँच गए। ये एसपी दफ्तर ही है। ये देखिए एसपी दफ्तर में, ये देखिए किस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ हुई और उसके बाद ये एसपी दफ्तर को भी उन्होंने आग के हवाले कर दिया। देख सकते हैं ये एसपी दफ्तर है और ये फिलहाल देखिए यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और एसपी और कलेक्ट्रेट दफ्तर की जो है कई फाइलें, महत्वपूर्ण फाइलें जो है वो जल गई और ये देख सकते हैं कि तमाम जो ज़रूरी कागजात होते हैं वो जल गए। और उसके बाद जो है प्रदर्शनकारी रुके नहीं। उन लोगों ने कलेक्ट्रेट और एसपी परिसर में रखी हुई कई गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया। ये देख सकते हैं कि आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई और यहाँ पर तमाम जो दावे किए जाते हैं कि फायर सेफ्टी सिस्टम है, लेकिन जब आग जल रही थी तो तमाम ये फायर सेफ्टी सिस्टम किसी काम नहीं आए। ये सिर्फ यहाँ पर रखे रह गए और देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस विभाग का ये निर्वाचन शाखा है और यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शनकारी पहुँचे और उसे आग के हवाले इस एसपी दफ्तर को कर दिया। तो बलौदा बाजार में जो कुछ हुआ उस पर पूरे देश की निगाहें। चलिए आपको पूरा मामला बता देते हैं। बलौदा बाजार में सतनामी समाज ने हिंसक प्रदर्शन किया। दरअसल अमर गुफा में तोड़फोड़ से ये लोग नाराज थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, लेकिन यह अचानक नहीं हुआ।
16 मई को अमर गुफा में तोड़फोड़ हुई थी। जैद खम पर भी छेड़खानी का आरोप लगा था। 16 मई से लोग जांच का इंतजार कर रहे थे और कल शाम को हालात बिगड़ गए। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। यही वो कलेक्ट्रेट परिसर है जिसे सतनामी समाज के प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। साथ ही जो है उनकी गाड़ियां यहां पर रखी हुई थी, उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए, ये तमाम जो कारें हैं यहां पर रखी हुई थी और इनको जो है आग के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए, ये होरीलाल इधर दिखाओ, तस्वीरें दिखाओ। ये देखिए, ये गाड़ी इनको आग के हवाले कर दिया गया है और अभी भी जो है धुआं इन गाड़ियों में है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर तमाम जो मोटरसाइकिलें रखी हुई थी उनको आग के हवाले कर दिया गया। और तस्वीरें इस तरफ दिखाइए, ये देखिए, ये इस कलेक्ट्रेट परिसर में जो है यहाँ पर ये देखिए, ये तमाम जो मोटरसाइकिल्स रखी हुई थी और ये गाड़ी रखी हुई है, सरकारी गाड़ी देखिए, ये सरकारी गाड़ी, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा आगे ये तस्वीरें दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, इसी जो है परिसर में, कलेक्ट्रेट परिसर, एसपी परिसर में ये गाड़ियां रखी थी और प्रदर्शन इतना उग्र किया प्रदर्शनकारियों ने कि इन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए, पूरी तरह से ये तमाम जो गाड़ियां हैं ये जलकर खाक हो चुकी हैं और 3 से 4 हज़ार की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे। और ये पूरा जो नज़ारा है ये छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार ज़िले का नज़ारा है। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर प्रदर्शनकारी घुसे, ये देखिए, इस तरह से गाड़ियों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। ये देखिए, सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी को भी उन्होंने आग के हवाले कर दिया। आखिर बड़ी बात यह कि प्रदर्शनकारियों के हौसले इतने उग्र कैसे हो गए कि उन लोगों ने इन तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए, इस परिसर में आप देखते जाएंगे तो एक लाइन से लगातार गाड़ियाँ हैं जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। ये इसके अलावा ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो है अधिकारियों की गाड़ी खड़ी हुई थी, जो लोग आए हुए थे उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी इतने उग्र थे, उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही थी। जिसके बाद जो है उन लोगों ने इस तरह से प्रदर्शन किया कि तमाम जो गाड़ियां यहाँ खड़ी थी उनको पहले पथराव किया, पथराव करने के बाद उन पे जो है आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया उन गाड़ियों को। ये देखिए, पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर लगभग मुझे लगता है कि 20 से 25 जो कार खड़ी थी, 4 व्हीलर्स खड़ी थी, उन पे आग के लगा दिया गया। और इसके अलावा कम से कम 50 मोटरसाइकिल्स, स्कूटी, जो तमाम 2 व्हीलर्स थे उन पे आग लगाया गया, बिल्डिंग में तोड़फोड़ किया गया। बलौदाबाजार हिंसा पर एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शन में 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची थी और उसके बाद जबरन कलेक्ट्रेट में घुसे थे प्रदर्शनकारी। प्रशासन के मनाने के, समझाने के बावजूद वो नहीं माने। जो कलेक्टर ऑफिस है वहां पर घुसे, वहां पर तोड़फोड़ की, आगजनी की, एसपी ऑफिस में आगजनी की। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है कि 7 से 8 हजार की जो भीड़ थी वो एकदम से कलेक्ट्रेट में घुस गई थी। जब प्रदर्शन हो रहा था तो ऐसा माना जा रहा है कि कलेक्टर इसी दफ्तर में मौजूद थे, लेकिन प्रदर्शन इतना उग्र हो गया, तोड़फोड़ शुरू हो गई और आगजनी शुरू हो गई, तो कलेक्टर और एसपी को यहाँ से कहीं ना कहीं निकलना पड़ा। ये देखिए, ये कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का नज़ारा देख लीजिए। इस तरह से जो है तमाम जो ग्लासेस लगे हुए थे इसको तोड़ दिया गया और इसके बाद अंदर आगजनी हुई। यहाँ पर अभी फ़िलहाल देखिए, फ़िलहाल यहाँ पर गेट लगा दिया गया है यहाँ पर, और पूरी बिल्डिंग जो है कलेक्ट्रेट और एसपी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। और बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो सतनामी समाज के लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनका प्रदर्शन इतना उग्र था कि 3 से 4 हज़ार की संख्या में जो है वो लोग पहुँचे हुए थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कलेक्ट्रेट का गार्डन है और ये देखिए, यहीं पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा रोज़ जो है ध्वजारोहण किया जाता है। ये तस्वीरें दिखाइए होरीलाल, ये देखिए, ये तस्वीरें अगर देख रहे हैं तो देख लीजिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। सतनामी समाज अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचा हुआ था, दशहरा मैदान में वो प्रदर्शन कर रहा था। प्रदर्शन के बाद जो है यहाँ पर वो लोग ज्ञापन सौंपने के लिए पहुँचे हुए थे। ये ध्वजारोहण स्थल है जहाँ पर बाकायदा जो है तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी उग्र हो गई और पुलिस और सतनामी समाज के लोग जो प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे उनके बीच झड़प हुई, वहां आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। और तोड़फोड़ करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर जो झंडा है तो सतनामी समाज के लोगों ने यहाँ पर अपना
झंडा लगा दिया गया। बलौदा बाजार हिंसा मामले में एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, आपको बता देते हैं। बलौदा बाजार हिंसा में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 7 से 8 हजार की भीड़ प्रदर्शन कर रही थी और इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंसा करने वालों के पक्ष के अलावा दूसरे पक्ष में जाएं तो प्रशासनिक लापरवाही भी बड़े स्तर पर देखने को मिली है। 16 मई को घटना हुई थी, लेकिन इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन और पुलिस नहीं कर पाई। यहां पर यह जानना भी जरूरी है आपके लिए कि सतनामी समाज वोट बैंक के लिहाज से, राजनीतिक रसूख के लिहाज से छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया शायद, और यही वजह थी कि जो नाराजगी थी वो एक बड़ी हिंसा में तब्दील हो गई। चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, शपथ भी हो गई और विभागों का बंटवारा भी हो गया। अब 2-3 बड़ी बातों पर चर्चाएं चल रही हैं कि मोदी सरकार की प्रायोरिटी आखिर क्या रहने वाली है। 100 दिन वाला एजेंडा क्या होगा? क्या महंगाई बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार बोर्ड फैसले लेगी? क्या युवाओं का ध्यान रखा जाएगा? ये सब धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो बीजेपी में नए सरदार की चर्चा हो रही है। नड्डा मंत्री बन चुके हैं। सवाल यह है कि बीजेपी का नया चीफ कौन बनेगा? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर कौन होगा? अब की बार बीजेपी का नेतृत्व किसके हाथ में होगा? वो कौन सा चेहरा जिस पर दिल्ली से लेकर नागपुर तक सबका भरोसा है? क्या हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर बिहार के चुनाव को देखते हुए पार्टी फैसला लेने वाली है, या फिर यूपी से कोई चेहरा बीजेपी की बागडोर संभालने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं इस बार बीजेपी मिशन साउथ में विस्तार के तहत किसी साउथ के नेता पर भरोसा जताए? इन सवालों के जवाब तलाशें, उससे पहले पीएम मोदी की ये बात सुन लीजिए। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है, तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है, स्थायी है, तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। भले ही प्रधानमंत्री ने ये बात अपनी सरकार के संदर्भ में कही, लेकिन जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच भी गई। सवाल बीजेपी का है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आगे कैसे चलेगी, कौन चलाएगा? चर्चा इसकी शुरू हो चुकी है। रेस में कौन कौन है? 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी का पावर सेंटर इस एक तस्वीर से डिफाइन किया जा सकता है। इस तस्वीर में सब कुछ क्लियर, बीजेपी की सीनियर लीडरशिप और देश का नेतृत्व साथ साथ। इस बार भी कद्दावर चेहरे यही हैं, लेकिन सवाल है कि बीजेपी की कमान किसके हाथ? श्री जगत प्रकाश नड्डा। सवाल इसलिए क्योंकि जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ही बीजेपी को एक नया पार्टी अध्यक्ष चुनना होगा। जेपी नड्डा का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल जनवरी में पूरा हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें एक्सटेंशन मिला। चर्चा का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि इस बार जिन चेहरों के बीजेपी चीफ बनने की अटकलें जोर पकड़ रही थी, वो सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जा चुके हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष पद के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव ऐसे नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, लेकिन इन सभी चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। मैं बहुत भाव विभोर हूँ। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा और मेरा अपना विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। जो अवसर मिला है, मन में एक ही संकल्प जब उपजता है कि दिन और रात अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिश्रम करके अपने देश के लिए और अपनी जनता के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अब सवाल है कि ये नेता नहीं तो कौन? क्या बीजेपी कोई ब्रेकिंग न्यूज देने वाली है? क्या पार्टी दफ्तर से कोई बड़ा ऐलान होगा? वैसे जहां तक ब्रेकिंग न्यूज का सवाल है तो मोदी कह चुके हैं कि उनकी सरकार
ब्रेकिंग न्यूज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं रहते। तो कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे अब सरकार की सोच अलग है और खबरों को खंगालने वालों की अलग। इसीलिए तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अब सियासी गलियारों में कई और नाम सुनाई देने लगे हैं। इनमें पहला नाम है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल का। 2014 में यूपी के सह प्रभारी बनाए जाने के बाद से सुनील बंसल चर्चा में रहे। अमित शाह और बंसल की जोड़ी ने बीजेपी को तब 71 सीट दिलाई थी। पर्दे के पीछे काम करने वाले बंसल यूपी चुनाव 2017, लोकसभा चुनाव 2019 और यूपी चुनाव 2022 में बीजेपी की जीत के सूत्रधार बने रहे। योगी सरकार की वापसी के बाद से ही सुनील बंसल के केंद्र की राजनीति में जाने की चर्चाएं तेज हो गई। बंसल को बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और उन्हें ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया। असर ये हुआ कि उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा दोनों में बीजेपी को शानदार जीत मिली। लोकसभा में 21 में से 20 और पूर्ण बहुमत की राज्य में सरकार बनी। इसी तरह तेलंगाना के 17 में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो सका। पार्टी की टॉप पोस्ट के लिए एक और महासचिव विनोद तावड़े का नाम भी चर्चा में है। विनोद तावड़े पिछड़े समाज से आते हैं। संगठन में बीते सालों में तेजी से आगे बढ़े हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बिहार के प्रभारी भी हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार की अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई। विनोद तावड़े मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार का कामकाज देखते रहे हैं। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो क्या ये बात तावड़े के खिलाफ जा सकती है? इसी कड़ी में वीडी शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान जमीन पर काम किया और एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। वहीं इसके बाद हुए लोकसभा चुनावों के दौरान भी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया और 29 की 29 सीटों पर जीत हासिल की। खुद वीडी शर्मा भी खजुराहो से 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। नाम तो कई और हैं, जैसे ओम बिरला, बीएल संतोष, ओम प्रकाश माथुर, के लक्ष्मण, अनुराग ठाकुर। लेकिन इतना तय है कि जो बीजेपी ये कह रही थी कि वो खुद सक्षम है संघ के बिना फैसले लेने में, अब एक बार फिर संघ की तरफ देखना अनिवार्यता बन सकती है। और नागपुर से भी इस तरह की मैसेजिंग हो सकती है कि आरएसएस भी संगठन पर ज्यादा ध्यान देगा और जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वो उसकी पूरी सहमति से ही बने। मोदी कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। जिन सहयोगी दलों को एनडीए का किंग मेकर कहा जा रहा था, जिनके बारे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार वो मोदी मंत्रिमंडल में अहम पोर्टफोलियो संभालेंगे, 3 से 4 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की बात हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किंग मेकर वाले अलायंस के साथियों को एक एक कैबिनेट बर्थ मिली और जिसके बारे में खुले तौर पर मांग की जा रही थी वो मंत्रालय नहीं मिला। नीतीश से रेल दूर रही। सवाल यह है कि क्या सहयोगी खुश हैं? क्या मोदी ने मैसेज दे दिया है कि सरकार किसी दबाव में नहीं आएगी? तो क्या मोदी सरकार अपने कोर एजेंडे पर ही आगे बढ़ेगी? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सहयोगी क्या इसमें अपना साथ देंगे? मोदी सरकार में सहयोगियों को कितना सम्मान मिला? कौन से मंत्रालय मिले? क्या जो मांगा वो दिया या फिर मोदी ने कोई मैसेज दिया? सवाल इसलिए है क्योंकि मोदी के मंत्रिमंडल में जिस तरह टीडीपी और जेडीयू का दम दिखाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि बार्गेनिंग पावर तो उनके पास ही रहेगी, बड़े बड़े मंत्रालय मिलेंगे, सब उलट पुलट जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैवीवेट मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास ही रखे। सीसीएस में किसी सहयोगी दल की एंट्री नहीं है। जेडीयू के नेता रेल मंत्रालय मांग रहे थे लेकिन मिला नहीं। ललन सिंह को पंचायती राज, फिशरीज और पशुपालन मिला। जेडीएस के एसडी कुमार स्वामी को भारी उद्योग, चिराग को फूड प्रोसेसिंग और माझी को एमएसएमई का पोर्टफोलियो। और तो और शिवसेना और आरएलडी का नाम टॉप 30 में नहीं है। कुल मिलाकर सहयोगी दलों को 5 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री दिए गए। तो क्या इन प्रोफाइल से सहयोगी दल खुश हैं? हम एनडीए की सरकार हैं और सत्ता पक्ष में हैं। कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन है और विपक्ष में है, दोनों में फर्क ये। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी कि प्रोसेसिंग यूनिट्स
जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। सधे हुए बयान तो कहीं आगे बढ़ने की बात, तो कहीं अगले कैबिनेट एक्सपेंशन का इंतजार, मतलब टीस तो है। इसीलिए विरोधी दल गठबंधन वाली सरकार में गठबंधन के साथियों के हाल पर सवाल उठा रहे हैं। इस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। आपको बता दें कि एनडीए अलायंस की तरफ से कई बयान दिए गए थे। ये कहा गया था कि सरकार बनाना प्रायोरिटी है, मंत्रालय नहीं, लेकिन बाद में मंत्रालय, स्पीकर पद जैसे बातें होने लगी। मगर मोदी ने फिलहाल बता दिया कि वो रविवार शाम जब पूरा हिंदुस्तान तीसरी बार मोदी सरकार की शपथ का इंतजार कर रहा था, ठीक उसी वक्त आतंकवादियों ने घात लगाकर जम्मू कश्मीर के रियासी में एक बस पर हमला कर दिया। यात्रियों से भरी बस कटरा की तरफ जा रही थी। बस में मौजूद लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले थे, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ आए आतंकवादियों ने बस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। देश सदमे में है और सवाल हो रहे हैं कि शपथ की शाम हमले की साजिश के सूत्रधार आखिर कौन है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए देश रविवार शाम को टकटकी लगाए अपनी अपनी स्क्रीन के आगे बैठा हुआ था। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार शपथ ले रही थी। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नेता अभिनेता से लेकर कॉरपोरेट जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए राष्ट्रपति भवन के सामने मौजूद थी। लेकिन शपथ की शुभ घड़ी में खलल डालने के मकसद से जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी साजिश रची गई थी। ये देखिए, यही वो बस है जो यहां जिसे आतंकियों ने अपना निशाना बनाया और इस मोड़ के कुछ ही दूरी पर इस बस को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस सीसीटीवी तस्वीर को गौर से देखिए। घड़ी में शाम 6 बजे का वक्त हो रहा था। ये आतंकी हमले से ठीक 10 मिनट पहले की तस्वीर है। सड़क पर आराम से एक सफेद रंग की बस जाती हुई दिखाई दे रही है। किसी को अंदाजा नहीं था कि 10 मिनट बाद इसी रास्ते पर मौत बस का इंतजार कर रही है। एबीपी न्यूज पर अब आप हमले से कुछ मिनट पहले की उस बस की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर, जो बस हादसे का शिकार हुई। ये बस श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। जैसे ही बस जम्मू कश्मीर के रियासी के पौनी इलाके में पहुंची, सड़क किनारे मौजूद आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और इस हमले के बाद क्या हुआ उसकी गवाही दे रही हैं आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें। हमला होते ही ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और बस बेकाबू होकर सीधे हाईवे से नीचे करीब 30 से 40 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया। फायर होता रहा, तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। पीछे से मेरा लड़का जो है थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था, तो जब बस टिक गई पर उसमें पत्थर पे, तो उस दरवाजे से निकला तो
वो बता रहा कि पीछे से एक बंदा जो है मार रहा था, वो गोली चला रहा था। जरा देखिए यात्रियों से भरी बस कैसे बड़े से पत्थरों पर झूलती हुई नजर आ रही है। बस के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं, आगे का हिस्सा बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। तहस नहस हो चुकी बस की तस्वीरें बता रही हैं कि इसमें मौजूद यात्रियों पर क्या बीती है। यहाँ पे गाड़ी खाई में गिरी हुई थी, चीसों गुबार पड़ा हुआ था, लोग चिल्ला रहे थे, बचाने की गुहार लगा रहे थे। उस समय जो मिलिटेंट जो है वो भाग चुके थे। यहाँ रोड में जो है एक खाली जो खोखे जो राउंड्स के हैं वो पड़े हुए थे। जो यात्री वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे उनमें से अब कुछ के सिर्फ निशान यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। किस तरह से इस बस पर गोलियां दागी गई, गोलियां चलाई गई और किस तरह से गोलियों ने इस बस को चीर दिया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस हमले के बाद ये बस सड़क से करीब 40 मीटर नीचे गिरी और उसके बाद क्या हश्र हुआ है बस का, ये आप देख सकते हैं। यहाँ करीब 6:10 पर इस मोड़ पर आतंकी छिपे थे जिन्होंने इस बस का ये हश्र किया। ये देखिए यहाँ प्रसाद पड़ा हुआ है, ये शिव खोड़ी का प्रसाद है और संभवतः इन्हीं में से कोई यात्री इसे अपने घर ले जा रहा होगा। चप्पलें हैं, छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें हैं। इस बस में सवार उन बदनसीब यात्रियों के कपड़े, जूते, चप्पलें, टोपी, ये सब यहाँ पड़ा हुआ है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये हमला करने वाले संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीर है, जिन्हें पकड़ने के लिए आसमान से लेकर जमीन तक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि श्रद्धालुओं की मौत की खबर दुख और सदमा पहुंचाने वाली है। जम्मू कश्मीर के तमाम अधिकारियों से बात करके घटना की पूरी जानकारी ली है। हमलावरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज है। ड्रोन के जरिए रियासी के घने जंगलों में तलाशी अभियान चल रहा है। घना जंगल और ऊंचे पहाड़ होने की वजह से ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण है। ये पौनी के जंगलों की तस्वीरें हैं और इन्हीं जंगलों से निकलकर रविवार शाम करीब 6:10 पर आतंकियों ने के एक गुट ने घात लगाकर इस बस पर हमला किया और उसके बाद जब बस इन जंगलों में की खाई में जा गिरी, उसके बाद वो आतंकी दोबारा इन जंगलों में छिप गए। सुरक्षा बलों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि दरअसल इन जंगलों की बनावट ऐसी है जो आतंकियों के छिपने के लिए एकदम मुफीद है। आतंकी यहाँ पर किसी भी घटना को अंजाम देकर आराम से इन जंगलों में छिप सकते हैं और सुरक्षा बलों के लिए इन जंगलों को खंगालना एक टेढ़ी खीर है। इसी वजह से इलाके के लोग भी नाराज हैं। रियासी के लोगों की शिकायत है कि दुर्गम इलाका होने के बावजूद यहाँ पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आज से मांग नहीं कर रहे हैं हम 10-15 साल से मांग कर रहे हैं कि यहाँ आर्मी की डिप्लॉयमेंट की जाए ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर आएंगी तो एरिया सेफ रहेगा। चंडी मोड़ से लेके हरिचुमर से लेके डांगरी, मैं इस एपिसोड को डांगरी के साथ जोड़ूंगा। ये जो एपिसोड यहाँ पे हुआ है, ये जितना भी 50-60 किलोमीटर का एरिया है, ये बिल्कुल भगवान के सहारे है। यहाँ पे बिल्कुल कम मिनिमम पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री का यहाँ दबदबा था पहले 10 साल पहले। आजकल बिल्कुल ये भगवान के सहारे है। हमले में मारे गए लोगों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मजदूरों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। वो लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है। इसी सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार आखिर कौन है। क्या जानबूझकर शपथ की शाम का वक्त चुना गया था? क्या शपथ के दिन पाकिस्तान की जमीन पर हमले की प्लानिंग काफी पहले हो चुकी थी?
जम्मू कश्मीर के रियासी में हमला चौंकाने वाला है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां दहशतगर्दी की घटनाएं पहले नहीं देखी जाती रही हैं। पुंछ राजौरी की तरफ जो हमारा बॉर्डर लगता है, क्योंकि वो इस प्रकार की सीमा है जिस पर कि पहाड़ हैं, कुछ और हैं जहाँ पर भी हालांकि सीमा के चप्पे चप्पे पर हमारे जवान वहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे ये हमला हुआ है, इससे पहले भी 2-3 हमले हुए। ऐसा भी नहीं कि हमारे सुरक्षा बल कहीं काम करने में सक्षम नहीं है, लेकिन चिंता का विषय है। रणनीति नई, स्ट्रेटजी नई होगी ही तो निश्चय इसको मार गिराया जाएगा। और अब विरोधी भी सरकार से रियासी जैसे इलाकों में हुए हमले पर जवाब मांग रहे हैं। इस हुकूमत के दौरान पिछले 5 साल में ये हमने देखा है कि जिन जिन इलाकों को हमने मिलिटेंसी से पूरी तरह से आज़ाद किया था, वहाँ पे नए सिरे से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। यही हाल पुंछ में, यही हाल राजौरी में, अब ये हाल रियासी में। तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब श्रीनगर में खीर भवानी का मेला शुरू होने वाला है। हमले के बाद कश्मीर घाटी अलर्ट पर है। 16 जून से शुरू होने जा रहा ये वो मेला है जहां कश्मीरी पंडित अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं। यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के साथ साथ काफी ज्यादा तीर्थ यात्री भी आए हुए हैं। हैदराबाद से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे एक विशेष पूजा कर रहे हैं। क्या कुछ ये पूजा है, क्यों ये लोग आए हैं? महिलाएं ही हैं जो पूजा में शामिल हो रही हैं। शांति बनाने के लिए हम आए हैं इधर, और सब इधर इकट्ठे हैं, सब उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं यहाँ क्या गुजरी है, यहाँ क्या क्या हुआ है, पहले हम जानते हैं। अभी भी खतरा तो है ही है, तो रिस्क लेके इतने लोग आए हैं उतने दूर से। रास्ते में हम बीच बिहाड़ा में जो बंद पड़ी मंदिर को भी हमने रात में खोल के उसका दर्शन किया है। इसी महीने की 29 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक के मुताबिक कश्मीर घाटी में इस वक्त 70 से 80 विदेशी आतंकियों समेत 150 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले ने ये साफ कर दिया है कि आतंकियों ने हमले की जगह के साथ साथ हमला करने के तौर तरीके और अपनी रणनीति बदली है। सुरक्षा बलों के काफिले के बदले अब वो आम वाहनों और तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाने लगे हैं। नमस्कार, भाग्य की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 5:27 तक रहेगी। आज 11 जून 2024 मंगलवार का दिन है। आज आश्लेषा नक्षत्र, व्याघात योग तथा बालवकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार रात्रि 11:37 तक कर्क राशि में, फिर रात्रि 11:38 से सिंह राशि में रहेगा। आज राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। आज यमघंटक योग प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:30 तक रहेगा। व्यापारिक कार्यों को करने के लिए आज लाभ की चौगड़िया मुहूर्त प्रातः 10:39 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। आज पश्चिम तथा उत्तर दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, जांच तथा वैद्य जी की सलाह के लिए शुभ समय प्रातः 8 बजे से प्रातः 10:17 तक, फिर दोपहर 2:53 से शाम को 5:10 तक रहेगा। कारपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:10 तक, फिर दोपहर 2:50 से शाम 4:30 तक रहेगा। अब बात करते हैं आकाश में ग्रहों के गोचर की। सौरमंडल में घूम रहे ग्रहों की रश्मियों का हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा तथा ग्रहों के इस गोचर के आधार पर नित्य राशियों की प्रिडिक्शन की जाती है। आज सूर्य, बृहस्पति, बुध व शुक्र ग्रह वृष राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह
कन्या राशि से संचार कर रहे हैं। अब देखते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार व सेहत अच्छी रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। माताजी या मदर इन लॉ से सोने, चांदी या डायमंड का कोई आभूषण गिफ्ट में मिल सकता है। माताजी के नाम से किया गया प्रॉपर्टी में निवेश भविष्य में अच्छा धन लाभ देगा। कॉपीराइट से संबंधित मुकदमे में आपकी जीत हो सकती है। सरकारी विभाग में आज जॉब लग सकती है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं को ला रहा है। आज सेहत अच्छी रहेगी। राशि में चल रहा चतुर्ग्रह योग कार्य क्षेत्र व बिजनेस में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। किराए के फ्लैट से अपने फ्लैट या मकान में शिफ्ट हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ समुद्री तटीय धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को ला रहा है। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। पीठ दर्द की समस्या दूर होगी। कई जगह से धन प्राप्ति हो सकती है। किसी रिश्तेदार से पुराना मतभेद समाप्त हो सकता है। गरीब कन्या की शादी में धन खर्च कर सकते हैं। शाम को पारिवारिक सदस्यों के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। राशि में चंद्रमा की अपनी राशि में उपस्थिति से मन में नई उमंग व आमोद प्रमोद से जुड़े विचार आएंगे। कुछ साधु घर पर आ सकते हैं जिन्हें खाने की वस्तुएं देने से मन में संतुष्टि रहेगी। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर साइन करने के लिए आपकी नियुक्ति हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ अशुभ दोनों बातों को ला रहा है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के दौरान कोई चोट चपेट लग सकती है। कारोबार के सिलसिले में बाहर जाना शुभ नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने से बदनामी हो सकती है। सरकारी अधिकारी की सहायता से टेंडर प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। आज आपकी लंबे समय से रूठी हुई किस्मत जाग सकती है। बड़े भाई से चल रहा विवाद समाप्त होगा। बड़ी बहन की टीचर या अध्यापक के रूप में नौकरी लग सकती है। पोस्ट ऑफिस या किसी अन्य सरकारी योजना में किया गया निवेश बड़ा लाभ दे सकता है। वर्तमान बिजनेस के उत्तर दिशा में विस्तार के योग बनते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बड़े अवसरों को ला सकता है। शारीरिक सेहत अच्छी रहेगी। मन में चली आ रही व्याकुलता समाप्त होगी। प्रोबेशन में चल रहे कर्मचारियों की नौकरी स्थायी लग सकती है। अगर खान पान पर ध्यान ना दिया तो मोटापे से संबंधित बीमारी हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन नया उत्साह व प्रसन्नता लेकर आ रहा है। चंद्रमा के भाग्य भाव से भ्रमण के कारण कार्यक्षेत्र से कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके खिलाफ चल रही साजिश समाप्त हो सकती है। विरोधी आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। आपकी राशि से चंद्रमा के अष्टम भाव से भ्रमण के कारण परिवार व व्यापार में तनाव हो सकता है। नई जॉब को ज्वाइन करने का व नए फ्लैट को खरीदने के लिए एडवांस देने का उपयुक्त समय नहीं है। प्रेम संबंधों में सावधानी से आगे बढ़ना उचित रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मधुर पलों को ला रहा है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। व्यापार से संबंधित पुरानी निराशा दूर होगी। व्यापार को आगे बढ़ाने में जीवन साथी की सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी। सामाजिक क्षेत्र में मिली असफलताओं की समीक्षा करने का उपयुक्त समय है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन जागरूकता से बिताने का दिन है। स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए किए जा रहे प्रयास जारी रखें। घबराहट तथा एंग्जाइटी संबंधी दिक्कतें दूर करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर योग प्राणायाम करना अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर सबका सहयोग लेकर आगे बढ़ना उचित रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन खूबसूरत पलों को ला रहा है। मन में नई आशा व उमंग का संचार होगा। संतान की पढ़ाई को लेकर चल रहा तनाव दूर होगा। संतान का उसकी इच्छानुसार कोर्स में एडमिशन हो सकता है। पुराने प्रेम संबंध में आई निराशा दूर होगी। नया संबंध बन सकता है। करीबी मित्रों या संबंधियों को धन उधार देने से पहले सोच लें। बात करते हैं आज के वास्तु विज्ञान की। पंच महाभूत तत्वों सूर्य, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु को इनकी प्रॉपर जगह पर
भवन निर्माण में समायोजित करना वास्तु के अनुरूप रहना माना जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तु पूजा प्लॉट या ज़मीन में करना कहाँ कल्याणकारी होता है। जब सिंह, कन्या, तुला राशि में सूर्य ग्रह होते हैं तो नृत्य कोण में करना शुभ रहता है। जब वृश्चिक, धनु तथा मकर राशि में सूर्य ग्रह होते हैं तो वायव्य कोण में, तथा जब कुंभ, मीन व मेष राशि में सूर्य ग्रह होते हैं तो ईशान कोण में, व जब वृष, मिथुन व कर्क राशि में सूर्य ग्रह गोचर से भ्रमण करते हैं तो आग्नेय कोण में वास्तु पूजन करना अत्यंत शुभ, समृद्धि, ऐश्वर्य को लाने वाला होता है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।